गोलम हमले के पीछे के असल मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए इंपीरियल आर्मी एस्टोन के बताए पते पर जाती है, जहां उन्हें एक छोड़ा हुआ घर मिलता है। वैसे भी अंडरग्राउंड गैस साधारण रूप से किसी का भी बैकग्राउंड चेक नहीं करती, जिस कारण वो लोग उस आदमी का नाम देख गाइड ही पता कर पाए थे। हद तक के तीनों लीडर्स ने अपने आर्मियों को इसकी जांच में लगा दिया था। उनका मानना था वो इंपीरियल आर्मी से पहले उसे खोज निकालेंगे, लेकिन कृष्णा डायरेक्ट कह पड़ती है कि मेरे एक्सपीरियंस के कारण मैं तुमसे पहले इसे ढूंढ लूंगी। चारों लड़ाई झगड़े पे उतर पड़े थे, जिस कारण जेनोस हर किसी को अपने घर से बाहर निकाल कर कहता है मुझे अभी आराम करना है, जाओ यहाँ से। लिली जेनोस को आराम मिल पाए इसलिए हॉट स्प्रिंग जाने का सुझाव देना चाहती थी, लेकिन वो कह पाए उससे पहले ही जोफिया अंदर आकर जेनोस के साथ हॉट स्प्रिंग चलने का कहती है। उसके कई सारे फायदे थे। जेनोस भी हाँ ठीक है। लिली काफी ज्यादा नाराज थी, पर एक एक करके लिंगा, लोग वहाँ और कृष्णा आके जेनोस को हॉट स्प्रिंग चलने के लिए कहते हैं। सभी के साथ जाने की सहमति भरकर जेनोस मन ही मन सोच रहा था कि आखिरकार इन सबको अचानक हो क्या गया है, लेकिन साथ ही लिली का मन काफी ज्यादा उदास था। कार्मेला आपसी प्यार के धागों को और ज्यादा मजबूत होता देख मजे ले रही थी। साथ ही जेनोस से कहती है मैं भी तुम लोगों के साथ हॉट स्प्रिंग आने वाली हूँ। हॉट स्प्रिंग के गर्म पानी में जेनोस खुद की थकान से तरोताजा हो ही रहा था कि वहाँ सोफिया आ जाती है, जो कि जेनोस के कारनामों पर उसे शुक्रिया कहते हुए धीरे धीरे नजदीक होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जेनोस उसे पॉइंट आउट कर देता है, जिससे गुस्सा होकर वो डायरेक्ट अग्रेसिव भी हो जाती है। इस खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच लिंगा आ जाती है, जो कि सोफिया पे चिल्लाने के बाद बेहोशी के बहाने जेनोस पे गिरना चाहती थी, लेकिन सोफिया उसे बीच हवा में पकड़कर उसके साथ लड़ाई करने लगती है। यहाँ कोई नतीजा निकले उससे पहले पानी के अंदर छुपे हुए लोग वह बाहर निकल आती है, जिसने कोई कपड़ा नहीं पहना था, जिस कारण वो तीनों और ज्यादा लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। उन्हें शांत करने के लिए कृष्णा आवाज उठाती है, लेकिन सबसे पहले उससे ही सवाल किया जाता है आखिरकार तू यहाँ क्या कह रही है? ये मेंस का एरिया है, पता तो है ना? हाँ ना, वो यहाँ गलती से आ गई थी। दूसरी ओर वुमेन्स बात में ओमिन नाम की लड़की यहाँ कई अलग रेसेस को साथ में देखकर कुछ ज्यादा ही हैरान थी। साथ ही लिली बाकियों के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत ना दिख पाने के कारण परेशान थी, लेकिन कार्मेला उसे हिम्मत देते हुए कहती है हर एक लड़के की अपनी अलग पसंद होती है, जो लिली को खुश तो कर देता है। पर यहाँ एक रात को देखने के कारण ओमिन अपनी आंखों पे तो पहले भरोसा नहीं कर पाती, पर अपने हीलिंग मैजिक से हमला कर पाती। उससे पहले ही कार्मेला वहाँ से भाग जाती है। उसे ये सब बस एक हैलुसिनेशन लग रहा था। डिनर के वक्त कृष्णा सभी से अलग बैठी थी, क्योंकि उसने छुट्टी सिर्फ जेनोस के साथ वक्त बिताने को ली थी, लेकिन वो अभी किस झमेले में पड़ चुकी है। खैर, माहौल को हल्का करने के लिए सभी एक ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट रखने का फैसला करते हैं, जिसके अंदर जीतने वाले को जेनोस की लैब पे सोने मिलने वाला था, जिस कारण हर कोई पागल होकर जोरों शोरों में शराब पी जा रही थी और अंत में वही की वही टल्ली हो जाती है, सिवाय लिली के, जो उन चारों के कारनामे देखकर ठहर खार कर अंत में जेनोस के लैब पर ही सो गई थी, जिसे सही सलामत बिस्तर में सुलाने के बाद जेनोस कार्मेला से बातें करता है। मुझे नहीं लगा था तुम दिन के उजाले में भी बाहर आ सकती हो। जानती हूँ मैं ज्यादा देर सूरज की रोशनी में नहीं रह सकती, इसलिए लिली अपने साथ ये छड़ी लेकर आई थी, जिसके अंदर मेरी आत्मा समाहित थी। आखिरकार तुम पहले के वक्त में करती क्या थी? मैंने कहा ना, नहीं याद मुझे अभी। अगले सुबह एक धमाके की आवाज आती है। ओमिन को पता चलता है यहाँ पे एक आदमी काफी बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। हीलिंग के बावजूद वो उस आंटी से कह देती है ये बच तो जाएंगे, लेकिन इनका दोबारा काम कर पाना नामुमकिन है। धमाके के कारण जेनोस वहाँ आ चुका था, जिससे देखते ही ओमिन कहती है मेरी मदद करो, इसे रॉयल हॉस्पिटल ले जाना होगा। वहाँ के एडवांस हीलिंग्स पहले से जल्द ठीक कर लेंगे, लेकिन जेनोस कह पड़ता है इंटरेस्टिंग, इतनी छोटी चोट के लिए भला वहाँ जाने की क्या जरूरत है? जगह को छोड़ने से पहले जेनोस उस आदमी को बिल्कुल ठीक कर देता है, जिस कारण ओमिन अपनी आंखों के सामने भरोसा नहीं कर पाती और रॉयल अकेडमी पहुंचकर अपने टीचर को बताती है। एक एलिट ऑफिसर लेवल का हीलर है जिसने पल भर में एक आदमी को ठीक कर दिया और उसका नाम शायद से जेनोस होगा। एक एल्फ लड़की यही कह रही थी। देखो, हम नाम से तो कुछ पता नहीं कर सकते, और वैसे भी इस दुनिया में 10 ही एलिट लेवल के हीलर है जो सरकार के लिए काम करते हैं। अगर वो एक अजनबी की मदद कर सकता है, यानी कि एक अच्छा इंसान होना चाहिए, इसलिए छोड़े इस बात को। लेकिन ओमिन तुरंत एक और बार बताती है उसने काले कलर का कोट पहना था, जिसका टीचर कहते हैं ऐसी बात है तो फिर हम उसे जल्दी ढूंढना होगा। चिंता मत करो, मैं उसे जल्दी ढूंढ निकालूंगा। जेनोस के क्लिनिक में जहर एक आदमी को लेकर आया था जो कि खून की उल्टियां कर रहा था रास्ते के ऊपर। जेनोस उसे जल्दी डायग्नोस करके बता देता है इसे रेड लंग्स की बीमारी है। लिली तुम दूर हटो, ये बीमारी पेंडेमिक की तरफ फैल सकती है, लेकिन कई वक्त पहले इसका इलाज हो चुका था। तो फिर आखिरकार एक पेशेंट भला कैसे बच गया? बहुत खूब, तुमने काफी बढ़िया डायग्नोस किया।
हेलो जैनस, मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम बेकर है, रॉयल हॉस्पिटल का एक एलिट हीलर, पर मेरा हीलिंग मैजिक इतना खास नहीं है। टीचर, आप जरा थोड़ी शर्म तो करें। अगर ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो बीमारी और बढ़ सकती है। चिंता मत करो, मेरे पास दवाई है, ऐसे ही थोड़ी ना मर जाऊंगा मैं। आखिरकार रॉयल हॉस्पिटल के एलिट हीलर का टाइटल मुझे दवाइयों की नॉलेज के लिए ही तो मिला है। मेरी रेड लंग्स की बीमारी बाकियों के मुकाबले कई गुना अलग है ज़ैनोस। हाँ, मेरे टीचर कुछ ज्यादा ही खास है। उन्होंने रेड लंग्स का एंटीडोट बनाया था और ये स्लम्स के एरिया में कई बार आते जाते रहते हैं और दवाइयाँ बांटकर काफी ज्यादा मदद भी की है। खैर ज़ैनोस, मैं यहाँ किसी की तलाश में आया था। क्या ये काला कोट तुम्हारा ही है? नहीं, ये मेरे मास्टर का है और उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ भी नहीं जानता हूँ। अगर ऐसा है तो ज़ैनोस, क्या तुम मेरे साथ रॉयल हॉस्पिटल चलोगे? वहाँ काफी ज्यादा परेशानी चल रही है। तीनों लीडर्स वहाँ घेराबंदी करके कह रहे हैं तो इसे यहाँ से नहीं ले जा सकता। कारमिला ने पहले ही हमें इमरजेंसी के बारे में बता दिया है। वैसे तो हम डॉक्टर के क्लिनिक में लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते, तो बस एक बार बाहर तो कदम रख, तुझे पूरा ढूंढेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ ज़ैनोस, क्या तुम मेरी मदद करने के लिए रॉयल हॉस्पिटल आ सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आखिरकार तुम स्लम्स के एरिया में इतनी दवाइयाँ जो बांटते हो। ज़ैनोस के कदम रॉयल हॉस्पिटल में पड़ते हैं, जिसकी भव्यता और खूबसूरती से वो काफी ज्यादा प्रभावित था। बेकर के ऑफिस में आने के बाद वो अपना जरूरी काम समझाता है। कुछ बच्चे गायब हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ तुम इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो। बस इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी है, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए मैं तुम्हें एक स्पेशल स्टूडेंट का टाइटल दे रहा हूँ, जिसे मेरे द्वारा सिफारिश मिली है। देखो, इस काम में मैं ज्यादा अच्छा नहीं, पर फिर भी तुम चाहते हो मैं ये करूँ। अगर लोगों को मेरे बारे में जानने में दिलचस्पी हुई तो फिर क्या, डरो मत, मैंने तुम्हारे लिए कहानी भी बना दी है। तुम एक विदेशी स्टूडेंट हो जो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया है। अगर मैं पकड़ा गया और अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया तो फिर क्या? मुझे यकीन है तुम ऐसा तो कुछ नहीं करोगे, और अगर तुम पकड़े गए तो मैं अभी तो तुम्हारे संग ही डूबने वाला हूँ ना। ज़ैनोस को रॉयल हॉस्पिटल के एक अच्छे खासे घर में रहने की सुविधा करके दी हुई थी और उनके नियमों के अनुसार ज़ैनोस अपने परिवार या किसी चाहने वाले के साथ रह सकता था। लिली वहाँ पे उसके बहन के रूप में रहने को आई थी, जिससे ज़ैनोस की आधी से ज्यादा चिंताएं दूर हो चुकी थी। साथ ही ओमिन को अंदाजा तक नहीं था यहाँ पे कारमिला तक रहने के लिए आई है, जो कि लिली की कैरिंग करने वाली थी। जिस कारण ज़ैनोस कहता है, देखो जो कुछ है संभल के रहना। ये जगह हीलर्स से भरी पड़ी है, लेकिन कारमिला मन ही मन कहती है, तुम्हारे सिवाय मुझे मारने की ताकत किसी और में है ही नहीं। कैंटीन में ज़ैनोस ओमिन के संग बातें करके जानने की कोशिश करता है आखिरकार एक हीलर लाइसेंस मिलता कैसे है। वो समझाना शुरू करती है, ये काफी ज्यादा पैसों से जुड़ी हुई चीज है, क्योंकि तुम्हें एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद कई सारे असाइनमेंट्स और रिसर्चेस करनी होगी। जिस बीच हार मानकर कई सारे लोग अपने टेम्परेरी लाइसेंस के साथ ही मिलिट्री में सर्व करने के लिए चले जाते हैं। अगर हिम्मत अब भी बरकरार है तो फिर तुम एक प्रॉपर हीलिंग लाइसेंस हासिल कर सकते हो ग्रेजुएशन एग्जाम के साथ, और इससे होने वाला प्रॉफिट्स कई ज्यादा है। तुम एक टीचर बन सकते हो या फिर शहर में अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो। ज़ैनोस को यह सब बहुत ही ज्यादा बोरियत भरा लग रहा था, जिस कारण वो उस गुमशुदा लड़के के बारे में ही जानना चाहता था। ओमिन बताती है उस गुमशुदा स्टूडेंट का नाम अल्फ्रेड है, जो कि मेरा सीनियर था, जिसकी पढ़ाई में रुचि काफी कमाल की थी। हद तक के रेड लंग्स की बीमारी का इलाज ढूंढने में भी उसका काफी बड़ा हाथ था। ज़ैनोस के नजरिए में भी वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट है। लेकिन कैंटीन के अंदर यहाँ के वाइस डायरेक्टर ग्लैडी और कई सारे स्टूडेंट्स के साथ आते हैं, जिन्हें देखकर ज़ैनोस सवाल करते हैं, आखिर ये है कौन? ओमिन उसे बताती है यहाँ के अगले डायरेक्टर बनने के सबसे पहले दावेदार। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक सबसे बड़ी मुसीबत अभी के डायरेक्टर के रिटायर होने की उम्र आ चुकी है, लेकिन इनकी सोच और मान्यता अमीर गरीब के भेदभाव को और ज्यादा बढ़ाना है, साथ ही खुद के शोहरत और रुतबे को बनाए रखना है। ज़ैनोस वाकई इसे काफी बड़ा सिरदर्द समझ चुका था और इससे दूर ही रहना चाहता था। लेकिन अफसोस के संग ओमिन बताती है, ना चाहते हुए भी तुम्हें इसके संग शामिल होना ही होगा। अल्फ्रेड एक गरीब परिवार से था, जिसके गायब होने के एक हफ्ता पहले गिल्डोर की तरफ से उसे मैसेज आया था उसके साथ शामिल होने के लिए, क्योंकि वो कई सारे होनहार हीलर्स को अपने साथ जोड़ना चाहता है। लेकिन वो सभी चाहकर भी उसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वही एक इकलौता शख्स है जिसने रेड लंग्स की बीमारी के इलाज के रिसर्च में काफी ज्यादा पैसे दिए हैं। हमने एक बार कोशिश की थी, पर उसने हमारी सभी बातों को झूठा साबित कर दिया। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम पहले से ही काफी ज्यादा होनहार हो, जिस कारण वो तुम्हें खुद ब खुद अपने पास बुला लेगा। बातों के बीच खलेल देते हुए क्रेसोन नाम का एक लड़का खुद की वाहवाही करते हुए बताता है, मैं अभी से वाइस डायरेक्टर के ग्रुप में हूँ। लेकिन उसके जाते ही ज़ैनोस सवाल करते हैं, आखिर ये लड़का कौन है?
लेकिन हुमीन उसे बिना चिंता के रहने का कहती है क्योंकि ये कोई खास किस्म का सिर दर्द नहीं है। बचपन में ज़ेनोस जब किसी मुर्दा शरीर को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था तब पीछे से उसके टीचर फटकार लगाते हुए कहते हैं तुम्हें ये जिंदा लोगों पे करना था मेरे ख्याल से। लेकिन साथ ही उन्हें काफी ज्यादा खुशी थी उनके दोनों ही स्टूडेंट ज़ेनोस और वेलोरी का काफी अच्छी तरीके से हीलिंग मैजिक सीख रहे हैं। लेक्चर हॉल के अंदर सभी टीचर्स के पढ़ाने का तरीका ज़ेनोस को काफी ज्यादा पसंद आया था। साथ ही एक टीचर अनडेड स्पीसीज में सबसे ताकतवर रैट्स के बारे में बता रहे थे जिन्हें आज तक एक भी एडवेंचर हरा नहीं पाया है, जिनकी अपार ताकत के बारे में सुनने के साथ ही ज़ेनोस समझ आता है उसे सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि उसके साथ तो एक रैट रहती है। लोगों को पता चला तो खामखा बवाल हो सकता है। टीचर सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं अगर तुम में से किसी के पास अनडेड के साथ लड़ाई करने का अनुभव हो तो बाकियों को भी बताओ। सबसे पहले क्रैसन अपना हाथ ऊपर करके बाकी सभी को अपनी महानता बताता है। एक बार मैंने 30 अनडेड्स का सामना किया था, उसे बखूबी तारीफ मिलती है लेकिन वो जानबूझ के ज़ेनोस के पीछे पड़ जाता है। अरे तुम तो स्पेशल स्टूडेंट हो ना, जरा अपनी भी खूबी बताओ। ज़ेनोस बिना ज्यादा गमन करे सभी के सामने अपनी लो प्रोफाइल रखने के लिए कहता है हाँ मैं भी एक बार में बड़ी आसानी से 30 अनडेड्स को मार सकता हूँ। लेकिन सभी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी क्योंकि ज़ेनोस ने एक बारी में कहा था, जिस कारण टीचर उसे बताने को कहते हैं आखिर हुआ क्या था। ज़ेनोस काफी आसानी से अंडरग्राउंड लैबोरेटरी का नाम लेता है, जिस कारण टीचर की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी क्योंकि कोई भी गोल्ड रैंक की पार्टी वहां जाने से पहले 100 बार विचार करती है। ज़ेनोस की बातों ने क्रेसोन के आधे अस्तित्व को ही क्लास के अंदर से गायब करके रख दिया था, जिस कारण वो काफी गुस्से में अगले लेक्चर में ज़ेनोस से कहता है खामखा ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। टीचर मैजिक सर्कल्स के बारे में सिखा रहे थे लेकिन ज़ेनोस का सोचना था आखिरकार इन्हें बनाने में इतना वक्त क्यों जाया किया जाए जबकि मैं कई पेशेंट्स का इलाज कर सकता हूँ। टीचर किसी स्टूडेंट को बोर्ड पर आकर मैजिक सर्कल बनाने का कहता और क्रेसोन खुशी खुशी अपनी हुनरता दिखाता है, लेकिन वो वापस से ज़ेनोस के पीछे पड़ जाता है। तुम भी तो स्पेशल स्टूडेंट हो, आओ कुछ चमत्कार करके दिखाओ। ज़ेनोस को ये सब काफी बड़ा सिर दर्द लगता है क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका है मैजिक सर्कल को बनाया, लेकिन उसे अपने टीचर का सिखाया वह एक ही मैजिक सर्कल याद था जो देखने में बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा अलग था। लेकिन क्रेसोन फूट फूट कर हंस रहा था पर टीचर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ज़ेनोस से कहते हैं ये रीजनरेशन का मैजिक सर्कल है ना, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है क्योंकि ये हाथों की उंगलियां तक रीजनरेट कर सकता था। लेकिन टीचर के लिए मान पाना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए कई ज्यादा मात्रा में मैजिक पावर की जरूरत होती है। लेकिन उनकी आंखों के सामने ज़ेनोस एक अनोखा अजूबा कर दिखाता है, जिस कारण वो ज़ेनोस को खुशी के मारे अपनी पार्टी में इनवाइट करते हैं। ज़ेनोस ना तो कह रहे था लेकिन वह ज्यादातर तक उसके कारनामे पहुंच चुके थे जो कि किसी विदेशी स्टूडेंट को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहते थे। हालांकि शहर के आसपास काफी सारे अनडेड्स देखे जा रहे थे, जिस कारण वो उसे ज़ेनोस नाम के स्टूडेंट को भेजने का फैसला करते हैं। अगर वो वाकई एक साथ 30 अनडेड्स को मारने की काबिलियत रखता है तो वो जरूर से मेरे ग्रुप में शामिल होगा। कब्रिस्तान के पास कई सारे स्टूडेंट्स अनडेड्स का शिकार करने के लिए गए थे, लेकिन ज़ेनोस के लिए बस वक्त की बर्बादी थी क्योंकि हर कोई एक एक करके उनको मार रहा था। ज़ेनोस सीधा अपने हाई हील के साथ सभी अनडेड्स को खत्म कर देता है। क्रेसोन की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी, लेकिन वो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच कर कहता है देखा तुमने मेरा कमाल। हर कोई उसके तारीफों के पुल बांधे जा रहा था। अपना काम खत्म हो गया ये समझकर सभी घर जाने वाले थे, लेकिन भूकंप के साथ जमीन के नीचे से ज़ॉम्बी किंग अनडेड बाहर आता है। उस विशाल अनडेड को देखने के साथ ही हर किसी की फटकर हाथ में आ चुकी थी और सभी का विश्वास क्रेसोन के ऊपर था। ज़ेनोस भी सभी के साथ सहमत होते हुए कहता है जाओ तुम लड़ो, मैं तुम्हारे बीच नहीं आने वाला। क्रेसोन का सबसे ताकतवर हमला तक एक चूहे बिल्ली के खेल में बदल जाता है और वो अपनी जान बचाते हुए सभी के सामने हेकड़ी मारा था। देखा मैंने पहला हमला किया और ये मुझे छू तक नहीं पा रहा। इस बीच उम्मीद ज़ेनोस से कह दिया ताकतवर अनडेड्स कमजोरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए चिंता लेने की जरूरत नहीं, एक नंबर का झूठ है, कोई तो सबक सीख ही जाएगा। ज़ेनोस के लिए ये कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात नहीं थी, अगर वो घायल भी हो गया तो मैं आराम से हील कर दूंगा, लेकिन तुम यहाँ कब से उसे बचाने के लिए तो खड़ी हो। क्रेसोन जिंदा चबाया जाए उससे पहले ज़ेनोस अपने मेगा हील की भयंकर पावर को अनलीज करते हुए उस अनडेड का खात्मा करता है, या फिर कहा जाए प्योरीफाई। क्रेसन उसे धन्यवाद कहने के बजाय सीधा कह रहे था किसने कहा था मदद करने को। उम्मीद उसके संग लड़ाई कर रही थी। वही ज़ेनोस सोचने लगता है कहीं इन सभी अनडेड्स के अटैक होने का कारण कार्मेला तो नहीं ना।
डिनर के वक्त ज़ेनोस कार्मेला से इस बारे में बातें करता है, जो कि सीधा कहती है, मैं इस बारे में जानती तो नहीं, लेकिन मेरे अंदर से निकल रहे चार्मी सोरा को भला चाह कर भी कौन रोक सकता है। तो फिर अब क्या फैसला करते हो तुम? मुझे घर से निकाल रहे हो ना? ज़ेनोस भी कह देता है, वैसे बाहरी खतरे को देखते हुए मेरे ख्याल से तुम्हारा मेरे साथ रहना ज्यादा सुरक्षित होगा। जो कार्मेला को कुछ ज्यादा ही हैरान कर देता है। वो शर्माहट के मारे पीछे हट जाती है और ज़ेनोस से कहती है, एक बात को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन तुम उसे अपने साथ रखना चाहते हो ना, तो फिर मैं वादा करती हूँ अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी देखभाल करूंगी। गोल्डर का असिस्टेंट क्रेसन की तारीफें करते हुए कहता है, तुमने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया डच को मारने में। हालांकि हमें ज़ेनोस से जो उम्मीदें थी वो उन पे बिल्कुल खरा नहीं उतरा। ना चाहते हुए भी क्रेसन कहता है, देखिए भले मैं वहाँ कमाल कर रहा था, लेकिन असल में ज़ॉम्बी किंग को हराने वाला ज़ेनोस था। कमरे के बाहर निकलकर वो खुद से काफी ज्यादा नाराज था, लेकिन दीवार पे हाथ पटकते हुए कहता है, लो ज़ेनोस तुम्हारा कर्जा उतार दिया। कुछ ही देर में गोल्डन रिसर्च लैब की ओर से ज़ेनोस के लिए बुलावा आ चुका था, जिस कारण बेकर काफी खुशी के संग कहता है, लगता है तुमने पहले सीढ़ी चढ़ ली है, लेकिन अभी तो इंटरव्यू बाकी है। ज़ेनोस सवाल करता है, तुम मुझसे ऊंचे दर्जे के हीलर हो, तो फिर तुम्हारी सिफारिश भी काफी होगी ना? बेकर उसके सामने जवाब रखता है, ये दोनों ही बिल्कुल अलग बातें हैं। गोल्डन के साथ जुड़ना काफी बड़ी दिक्कतों में से एक है, क्योंकि वो किसी भी आरे गहरे लड़की को अपने साथ शामिल नहीं करना चाहता जब तक वो अपनी आंखों से कोई चमत्कार ना देख ले। वो शोहरत और रुतबे में कई सारे अमीर घरानों से जुड़ा हुआ है। अगर मैं सही से बताऊं तो वो एक अच्छा सा हीलर तो है, लेकिन उसके मुकाबले में बस अपनी नॉलेज के लिए जाना जाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे इंटरव्यू के लिए दुआ ही कर सकता हूँ। हद तक के ओमिन भी ज़ेनोस को चीयर करते हुए कहते हैं, तुम जरूर से कर लोगे। गोल्डन के ऑफिस में आने के बाद वो सबसे पहले ज़ेनोस के सामने सवाल रखता है, आखिर तुम क्या क्या कर सकते हो? वो सीधे तरीके से बताता है, मैं तो बस एक हीलर हूँ जो हीलिंग करना जानता है। लेकिन वो नाखुश होते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? हीलर स्वाभाविक रूप से हीलिंग करना जानता है, पर मुझे कुछ ऐसों की तलाश है जो दुनिया बदलने की ताकत रखते हो। तुम जानते तो हो ना, हीलर्स हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं। माफ करिएगा, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। तुम्हें जरा सोचने की जरूरत है। आखिरकार हमारी दुनिया में हर कोई एक जैसी बराबरी क्यों नहीं रख सकता? चाहे अपना सको या फिर नहीं, हर कोई इस दुनिया में अपनी सुख सुविधा और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसों का इस्तेमाल करते हैं। यही एक रेखा बन के रह चुकी है अमीर और गरीब की। हर किसी को अपनी हैसियत के हिसाब से ही चीजें मिलनी चाहिए, मेरा मानना यही है। तो फिर बच्चे, तुमने क्लास के अंदर जो मैजिक सर्कल बनाया था उसे जरा ड्रॉ करके दिखाना। असिस्टेंट ज़ेनोस को एक पेपर थमा देता है, जिसके ऊपर ड्राइंग करने के बाद गोल्डन कहता है, मैजिक सर्कल्स को बनाना कोई आसान काम नहीं है, तुम्हें कई सारे सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। मुझे देखकर लगता है तुमने कोई फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं ली, पर फिर भी तुम्हारा बनाया मैजिक सर्कल बिल्कुल कमाल का है। असिस्टेंट ये आज से मेरे ग्रुप में शामिल हो चुका है। बच्चे, वाकई तुम्हारे पास एक अच्छी खासी नॉलेज है मैजिक सर्कल्स को लेकर। कुछ ही देर में गोल्डन अपने सभी साथियों को लेकर एक मीटिंग के लिए जा रहा था, जहां ज़ेनोस इन सबको जाता देख मन ही मन सोचा था, आखिर ये क्यों जा रहे हैं। क्रेसन उसे आवाज देकर कहता है, चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम अब इसका हिस्सा हो, और मेरा शुक्रिया करो मैंने तुम्हें इसमें शामिल होने दिया। लेकिन किसी दिन तुम्हारा इस्तेमाल कर मैं और ऊंचाइयां लांद दूंगा। खैर, जरा ये सब बताना, हम इतने लोगों के साथ जा कहाँ पे रहे हैं? बेवकूफ, ये कितनी साधारण सी बात है। ये अपना इम्प्रेशन डालने के लिए कईयों को लेकर जा रहे हैं। साथ ही ये कभी कभार ही हीलिंग के लिए निकलते हैं, पर सिर्फ नोबल्स के लिए। ज़ेनोस पीछे रहकर कुछ हासिल नहीं कर सकता था, जिस कारण वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा जानकारी गोल्डन के बारे में उसे निकालनी होगी। दरवाजे के पीछे छिपकर ज़ेनोस देखता है गोल्डन किसी नोबल के टूटे पाँव को ठीक करने के लिए अपने हीलिंग मैजिक से कुछ स्टूडेंट्स की ऊर्जा निकालते हैं, जो काफी ज्यादा अलग सा हीलिंग का तरीका था। वापस लौटकर वो क्रेसन से सवाल करता है, आखिर ये आदमी किस तरह का हीलिंग मैजिक यूज कर रहा है? बेवकूफ, तुम्हें उनके बारे में ये तक नहीं पता, वो उनका स्पेशल हेल्थ ट्रांसफर मैजिक है। गोल्डन की स्पेशलिटी किसी भी बीमार इंसान को ठीक करने के लिए किसी तंदुरुस्त इंसान की ऊर्जा उसमें ट्रांसफर करना। इससे एक ही साइड इफेक्ट है, जो तंदुरुस्त इंसान है उसे थकान होती है। साथ ही अभी के वक्त काफी ज्यादा गंभीर परिस्थिति चल रही है, क्योंकि जल्द वाइस डायरेक्टर रिटायर होने वाले हैं, जिस कारण अगली पोजीशन के लिए वोटिंग होगी। मास्टर गोल्डन जितने हो सके उतने ज्यादा वोट्स को इकट्ठा करने के लिए नोबेल से मुलाकात कर रहे हैं। खैर, ज़ेनोस क्रेसन से सवाल करता है, क्या तुम अल्फ्रेड के बारे में कुछ जानते हो?
ये तो वही स्टूडेंट है जिन्हें गोल्डन की तरफ से इनविटेशन मिला था, यानी कि वो उनका पसंदीदा हो गया या फिर वो उनसे जलन महसूस करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स उनके लिए सक्सेस का रास्ता है। बाद में बेकर के ऑफिस में जाकर जेनोस ये सब कुछ बता देता है। साथ ही बेकर से कहता है, मेरा ज्यादातर काम कंप्लीट हो चुका है, अब मैं चलता हूँ। बेकर जेनोस को रोकते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ तुम अब जल्द से जल्द उसके पसंदीदा स्टूडेंट बन जाओ, और इसके लिए मैं तुम्हें जितने हो सके उतने ज्यादा पैसे ऑफर कर दूंगा, तुम्हें फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं होगी। जेनोस हाँ कह देता है, लेकिन बेकर के डेस्क से पैसे गिर जाते हैं, जहाँ बेकर जेनोस से कहता है, क्या तुम ये पैसे उठा सकते हो? वैसे तुम कौन सा सिक्का पहले उठाने वाले हो? क्या तुम्हारे हिसाब से भी जिंदगियां एक बराबर होती हैं? जेनोस को काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी, लेकिन वो अपना जवाब दे पाया उससे पहले कमरे के अंदर उमीन आती है, जो दोनों के चेहरे पे चिंता के भाव देखकर पूछती है, आखिर यहाँ क्या हुआ था? बेकर बताता है, कुछ नहीं, बस हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, मेरी अभी मीटिंग है इसलिए मैं चलता हूँ जेनोस। साथ ही स्लम्स के इलाके में वो तीनों लीडर्स जेनोस की याद में उसके घर में जाकर साफ सफाई करती हैं। असल में वो तीनों आए तो छुपते छुपाते थे, लेकिन एक दूसरे को देखने के कारण कोई तो बहाना बनाना ही पड़ता है ना। अगले दिन गोल्डन ने अपने कुत्ते को संभालने का काम क्रेसोन को दे दिया था। वही जेनोस को तब तक कोई काम ही नहीं मिला था। क्रेसोन की खुशी 7वें आसमान पे थी, क्योंकि गोल्डन ने अपने सबसे प्यारे कुत्ते को संभालने का काम उसे जो दिया था, यानी जरूर से वो उसका सबसे करीबी स्टूडेंट होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्दी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ेगा और एक खुशनुमा जिंदगी जी पाएगा। जेनोस उससे सवाल करता है, क्या तुम्हें हीलिंग मैजिक से लोगों की जानें नहीं बचानी? वो बताता है, मैं जानता हूँ जाने बचाना भी जरूरी है, मैंने कई बार इस बारे में सोचा है, पर मेरे पास इतनी मैजिकल पावर नहीं है, इसलिए पैसा और शोहरत हासिल करना ही मेरे लिए सब कुछ होगा। तभी वहाँ पे बॉन्ड नाम का एक आदमी आता है, जो कि क्रेसोन को देखकर उसे उल्टी सीधी सुनाना शुरू कर देता है। साथ ही उस कुत्ते को भी भला बुरा कह रहा था, पर क्रेसोन बिना कुछ भी कहे उसकी बातों में हामी हो रहा था। उस पे हक करके जाने के बाद जेनोस उससे सवाल करता है, आखिर ये इंसान है कौन? यकीन करना मुश्किल है, पर यह आदमी भी गोल्डन का सेक्रेटरी है। वैसे आमतौर तो ये शराब ही पीता रहता है, और ये गोल्डन के दोस्त होने के नाते यहाँ पे काम कर रहा है। बॉन्ड यहाँ से जाने से पहले अपनी शराब की बोतल फेंक देता है, जिसके टूटते ही माइक उसको चाटने दौड़ती है। पर क्रेसोन को काफी ज्यादा डर लग रहा था, कहीं उसके साथ कुछ होना जो और दुर्घटना घट ही जाती है, जो कि एक घोड़ा गाड़ी के नीचे आ चुकी थी। क्रेसोन अपने हाई हीलिंग मैजिक के बावजूद उसके ऊपर से खरोंचे नहीं हटा पाता। खून के डब्बे जा चुके थे, जिस कारण जेनोस कहता है इतना काफी होगा। क्रेसोन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा नहीं चलेगा, अगर ऐसा ही रहा तो फिर मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जेनोस आगे बढ़कर उसके ऊपर हीलिंग मैजिक करता है, लेकिन क्रेसोन चिल्लाते हुए कहता है, ये मॉन्स्टर्स को मारने जैसा काम नहीं है, तुम इससे दूरी दो। लेकिन वो अपनी आंखों के सामने यकीन नहीं कर पाता, मिल्क पूरी तरह से तंदुरुस्त हो चुका था। जेनोस उसे अपने हाथों में उठाकर ले जा रहा था, पर क्रेसोन रुकते हुए कहता है, अरे रुको, ये मेरा काम है। शाम को अपने घर जाते वक्त जेनोस को रास्ते के बीच उम्मीद मिलती है, जो कि उसे किसी सुनसान जगह पर ले जाकर माफी मांगती है। उसके कैपेबल ना होने के कारण उन्हें जेनोस को परेशानी देनी पड़ी। जेनोस उसे कहता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे इस काम के लिए पैसे मिल रहे हैं, और उससे भी बढ़कर मुझे अपने टीचर के बारे में कई चीजें जानने को मिली है। वैसे अभी मैं पूरी तरीके से जानता नहीं हूँ वो कैसा इंसान था, पर हाँ, वही एक लौंडा था जिसने मुझे कई चीजें सिखाया और इस बाहरी दुनिया में कदम रखने का मौका दिया। और मैं बेकर का भी काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, उन्हीं की बदौलत मैं रॉयल हॉस्पिटल में कदम रख पाया हूँ। ओमिन बता दिया, वैसे बेकर काफी ज्यादा अजीब से इंसान है, पर हर किसी की मदद करते रहते हैं। अगर मैं सच कहूँ ना तो हाल ही में उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़कर चली गई थी। मेरे मामा चाहे कितने ही ज्यादा अजीब क्यों ना हो, पर जब मैंने उन्हें बताया था मैं खेलर बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया। वहाँ वैसे तुम काफी ज्यादा कमाल की हो, मैंने नहीं सोचा था तुम दोनों रिश्तेदार हो गए। दोनों डोरमैट्री लौटते हैं, जहाँ क्रेसोन जेनोस को ढूंढते हुए आता है, क्योंकि काफी बड़ी गड़बड़ उसने कर दी है। वो जेनोस की मदद चाहता है।